सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, सुना होगा कि करवटें बदलते रहे सारी रात भर। सारी रात करवट बदलते रहे, इसका मतलब नींद नहीं आ रही। तो कहते भी है कि रात में गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर जीना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। और ये जो परिश्रम और तपन है, ये जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाते हैं, चाहे कैरियर का परिवर्तन हो, चाहे व्यक्तित्व का परिवर्तन हो। और इन परिवर्तनों के कारण जिंदगी के अंदर तरह तरह की खुशियों के रंग आने लगते हैं। और जिस प्रकार से जिंदगी के अंदर परिश्रम से खुशियों के रंग मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब वस्तु को गर्म करते हैं तो वस्तु भी तरह तरह की रंग की दिखाई देने लगती है। और आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तप्त पिंड का रंग। पिंड जब तुझको ताता किया जाए, गर्म किया जाए, तो तू कौन से रंग का दिखाई देता है? तो टॉपिक का नाम है तप्त पिंड का रंग। लाल रंग की लपटें, नीले रंग की लपटें, दोनों पर यदि अपने हाथ को ऐसे लेके जाए तो ज्यादा तपन कहां होगी? ज्यादा डेंजरस कौन सी है? लाल रंग का तारा, पीले रंग का तारा, ज्यादा तापमान कौन से तारे का है? ये आज हम इसी टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आपकी जनरल साइंस के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगातार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहां पर पहली बात ये आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह अलग अलग ताप पर अलग अलग प्रकार की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन करती है। वस्तु को जब गर्म करते हैं तो वह अलग अलग ताप पर अलग अलग प्रकार की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो पहली बात मैं साथ के साथ इसको समझाते चल रहा हूं और यहां पर आपके लिखते भी चल रहा हूं। तो यहां पर पहली बात, वस्तु अलग अलग ताप पर, वस्तु अलग अलग ताप पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन करती है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का विकिरणों का उत्सर्जन करती है। तो एक पहली बात तो आपकी ये आपको पता होनी चाहिए, उत्सर्जन करती है कि अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का वस्तु क्या करती है? उत्सर्जन। और हम कैसे पहचाने कि वस्तु ज्यादा ताप पर कौन सी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को उत्सर्जन करेगी, कम ताप पर कौन सी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को उत्सर्जन करेगी? इसके लिए एक नियम आया, वीन का विस्थापन नियम। तो मैं यहां पर ये ले रहा हूं कि वस्तुओं के रंगों को, कि वस्तु गर्म होने पर कौन से रंग की दिखाई देती है, उसको समझाने के लिए वीन का विस्थापन नियम काम में लेते हैं। वीन का विस्थापन नियम, तो यहां पर वीन का विस्थापन नियम अपन काम में लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। और वीन का विस्थापन नियम क्या है कि अधिकतम तीव्रता की जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य को अपन लिखते हैं लैम्डा। तरंगदैर्घ्य को किससे लिखते हैं? लैम्डा से। लैम्डा में यों करके यों करना है, कई बच्चे यों करके यों कर दे, एच की जैसी कर देते हैं। लैम्डा एच का उल्टा होता है, एच यों होता है, लैम्डा यों होता है। तो वस्तु की जो तरंगदैर्घ्य है, विकिरण की तरंगदैर्घ्य, ये ताप को टेम्परेचर, तरंगदैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। वीन का नियम इतना सही है। लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती टी, नीचे आ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती। आप कहोगे गुरुजी खोले, तो खोलते ही आएगा लैम्डा बराबर बी अपॉन टी। जब भी इस चिन्ह को खोलेंगे, खोलते ही जन्म होगा और लैम्डा बराबर हो गया बी अपॉन टी। और जरा बज गुणा कर ले, तो मैं यहीं पर कर लू साइड में, बज गुणा हो गया बी बराबर लैम्डा टी। तो याद रहे ये जो बी है, इस बी को अपन बोलते हैं वीन नियतांक। बी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों लालो? वीन नियतांक कहते हैं बी को। तो बी का नाम है वीन नियतांक। और बी नियतांक जो है, इसका मान होता है बी नियतांक का 2.9 गुणा 10 की घात -3। याद रहेगा बी नियतांक, बैंगन में लट, पी से बैंगन, लैम्डा से ले और टी से टे। तो याद रहे बैंगन में क्या पड़ गई? लट। कोई बैंगन है लंबा सा, उसमें लट पड़ गई भाई। तो बैंगन में लट, आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, बैंगन में लट। कि बी नियतांक का सूत्र हो गया बैंगन में लट। और बीन का नियम क्या होता है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण होती है, उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती टी और लैम्डा बराबर बी अपॉन टी। और इसका मात्रक क्या होगा? देखो, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंग लंबाई। तरंग की लंबाई को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं।
और वो लंबाई है तो मीटर और ताप का केल्विन, तो आगे इसके लगाते हैं मीटर इंटू केल्विन। इसका मात्रा होता है मीटर इंटू केल्विन। यहाँ साइड में हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मीटर इंटू केल्विन। तो बी नियतांक का मान होता है 2.9 गुणा 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। अब आप कहोगे कि इस नियम से क्या पता चला? इस नियम से यह पता चला कि जिसका ताप ज्यादा है, यदि वस्तु का ताप ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी, और यदि ताप कम है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां पर देखो, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतना से नियम है, और नियम भी आपको ध्यान आ गया होगा कि नियम जो होता है उसमें बी नियतांक और उसका फॉर्म होता है बैंगन में लट, बैंगन में लट। अब देखो बच्चों, यहां से साफ पता चल रहा है कि यदि तापमान कम है तो अधिक तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है, अपने आप में क्वेश्चन है कि कम ताप पर कैसी विकिरणों का उत्सर्जन होगा। तो याद रखो, ताप कम ताप पर अधिक तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होता है। और इसके विपरीत चले तो, एवं यदि ताप ज्यादा है, वस्तु का ताप ज्यादा है, ज्यादा ताती है, तेरा ताप ज्यादा, तो कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को उत्सर्जन होगा। एवं अधिक ताप पर, ज्यादा ताप पर कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होगा। कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होगा। ये आपको मैंने जो लिखी है लाइन, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सीधा आता है, कम ताप पर बताओ कौन सी तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होगा? अधिक का। और अधिक ताप पर किसका होगा? कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां पर देखो, आपको ये पूरा आंसर आप बता पाओगे। आपको मैंने कभी बताया था बेनी आप पिनाला, विबग्योर, जानते भी होंगे आप, दिमाग में आ गया होगा। विबग्योर बेनी आप पिनाला जिसको अपन बोलते हैं, और तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, यों बढ़ के यों जाती है। विबग्योर, मैंने आपको प्रिंट वाला जो एक वीडियो था उसके अंदर इसकी फुल फॉर्म और विबग्योर का दो हिंदी में नाम बताए थे, बेनी आप पिनाला या बेजानी अपिनाला, दोनों इसके सही है। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, और तरंग दैर्घ्य का उल्टा, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था वीन का नियम, लैम्डा जो है वो उसका उल्टा क्या है? तो ताप ऐसे बढ़ता है। तो बताओ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल की। लेकिन लाल का ताप सबसे क्या है? कम है, क्योंकि ताप क्यों बढ़ रहा है? तो यहां पर जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य यदि ज्यादा है तो ताप सबसे कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, देखो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है सबसे कम, लेकिन ताप सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर भी ये लिखा है, यदि कम ताप है, ताप सबसे कम है, तो सबसे कम ताप किसका है? लाल का। ताप सबसे कम है लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और यहां पर मैं लिखा अधिक ताप, यदि जिसका ताप ज्यादा है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम। बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है लेकिन ताप सबसे ज्यादा है। तो आंसर दीजिएगा, यहां पर एक एग्जांपल है, ये लपटे पटे, और पटे का मतलब है लपटे, ये है नीली रंग की लौ है। इसके बाद में ये है पीड़ी और ये है लाल। ऐसी लपटें उठ रही है, आप लाए लगा रखी है, लाए में से आ रही है, कोई नीली रंग की लाए निकल रही है, लपटें निकल रही है, पीली रंग की लपटें और लाल रंग की लपटें। तो बताओ कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक होगी? तो आपको पता है, नीली जो है, नीली या बैंगनी जो है, इसकी तरंग दैर्घ्य भले ही सबसे कम है लेकिन ताप सबसे ज्यादा है। तो नीली जो आग होती है, नीली रंग की जो लो होती है, सबसे खतरनाक होती है। अच्छा, बैंगनी के बाद में येलो बीच में आ रही है, लाल सबसे कम लास्ट में आ रही है। तो लाल की तरंग दैर्घ्य भले ही सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, लेकिन ताप यूं बढ़ रहा है। ताप सबसे कम किसका होता है? लाल का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? बैंगनी। ताप ऐसे बढ़ रहा है। तो यहां पर देखो, बैंगनी के बाद में पीली, नीली के बाद में पीली, और लाल जो लपटें हैं, लाल लपटों की भले ही तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है लेकिन ताप सबसे कम होगा। तो सबसे बेकार जो लपटें होती है, कम तापमान की होती है, वो कौन सी होती है? लाल लपटें। तो नीली लपटें ग्रेटर देन का चिन्ह मतलब ज्यादा डेंजरस होती है, किससे? पीली लपटों से। और पीली लपटें किससे ज्यादा डेंजरस होती है? लाल लपटों से। जो शुद्ध ईंधन होता है ना, शुद्ध ईंधन, बढ़िया ईंधन जो होता है, बेस्ट, वो हमेशा कौन सी लपटें देता है? वो हमेशा नीली लपटें देता है। जैसे घरों के अंदर अपन एलपीजी काम में लेते हैं, जैसे अपन सीएनजी को जलाते हैं,
तो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अपने वाहनों के अंदर सीएनजी गैस होती है, या घरों के अंदर सिलेंडरों के अंदर एलपीजी गैस होती है। सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन होता है, और एलपीजी जो घरों के अंदर काम में लेते हैं सिलेंडरों के अंदर, उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और इनसे हमेशा नीली लौ निकलती है, चाहे सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो। शुद्ध ईंधन हमेशा नीली लौ देता है। कारण है कि नीली का तापमान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका ताप सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर बात याद रखिएगा बच्चों, नीली रंग की जो लपटें होती है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, और लाल रंग की लपटें जो होती है इनका तापमान सबसे कम होता है। और इतना सा याद रखो, विबग्योर को मैं एक बार हिंदी में लिख दूं, वैसे आपको उसमें आपने प्रिंट वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इसका सब कुछ बता रखा है, लेकिन मैं लिख दूं बैनी आ पिनाला, इसको हिंदी में बोलते हैं विबग्योर को। और इसको कई बार अपन बैजानी हप्पी नाला भी बोलते हैं, बैजानी हप्पी नाला। और इसको हिंदी में बोलते हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या बैंगनी, जामुनी कलर, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो तरंगदैर्घ्य तो ऐसे बढ़ती है यों जाने पर, और तापमान ऐसे बढ़ता है। तो सबसे खतरनाक आग कौन सी होती है? नीली रंग की आग। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब अपन लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के आसपास, कई बार चिमटा नहीं मिलता, तो चिमटा नहीं मिलता तो कोयला जो लाल रंग का होता है उसको अपन हाथ से ही उठा के, जब चिमटा नहीं मिलता तो हाथ से उठा के अपन हांडी में डाल देते हैं, मटकी में, और ढक देते हैं। अब मटकी में डाल दिया, ढक दिया, तो उस कोयले को ऑक्सीजन मिलती नहीं है और वो बुझ जाता है। तो अपन हाथ से उठा के अंगारे को, लाल रंग के अंगारे को हाथ से उठा के रख देते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें ताप होता ही नहीं है। यदि कोई नीले रंग का कोई कोयला हो ना, नीले रंग का हो कोई, और उसको उठा के रखो ना, तो पूरी छूट लेगी, चमड़ी उधेड़ ले वो, क्योंकि नीले रंग की लपटें का ताप सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पर बात यह आती है, आपने कभी देखा होगा कि जब वस्तु को हम गर्म करते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु जो है उसका ताप बदलता जाता है। और सीधी बात है, वस्तु जब तेरा ताप बदलेगा तो उसके कारण तेरा रंग भी बदलेगा। तो यहां पर मैं एक सारणी आपको बता रहा हूं कि कौन से ताप पर वस्तु का रंग कैसा होगा, कौन से ताप पर पिंड या वस्तु का रंग कैसा होता है। तो मैं यहां पर सारणी लिख रहा हूं। 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 525 डिग्री सेंटीग्रेड तक वस्तु को गर्म करते हैं। तो 525 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु को गर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह मंद लाल दिखाई देती है। मंद लाल का मतलब हल्की लाल, नंदलाल नहीं है, मंद लाल है, नंदलाल, मंद लाल। आपने यदि उसको और गर्म कर दिया 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 पर वो चेरी लाल हो जाती है, चेरी कलर जो होता है उसकी जैसी लाल हो जाती है। यदि और गर्म कर दिया 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वह नारंगी लाल हो जाती है, नारंगी पड़ जाए, नारंगी लाल हो जाती है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि कर देते हैं वस्तु को गर्म, तो वह पीली पड़ जाती है। और यदि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक वस्तु को गर्म करते हैं, तो वस्तु सभी विकिरणों को उत्सर्जन करती है। इतना ताप होता है, इस ताप पर वस्तु सभी विकिरणों को निकालने लग जाती है, और वस्तु धौड़ी पड़ जाती है। धौड़ी का मतलब क्या पड़ जाती है? सफेद पड़ जाती है। तो ये भी आपको एक सारणी जो है स्टैंडर्ड है, जो परीक्षा में जहां तक जिसमें से क्वेश्चन आया, जिसमें ये क्वेश्चन काफी आया है कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। तो यहाँ पर ताप और वस्तु के रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ताप है। अब आप एक चीज क्या बताइए, यदि तारे की बात करें, तारा जो होता है, अब एक तो है लाल तारा, ये तो है लाल रंग का तारा, मैं लाल ही मार्कर ले लेता हूं, तो ये लाल रंग का तारा है, और ये नीला है, ये मार्कर, लाल मार्कर, ये लाल तारा। एक तो ये लाल तारा है, लाल रंग का तारा, और एक ये नीला तारा है, ये नीला रंग का तारा है, ये नीला रंग का तारा। बताओ ज्यादा तापमान किसका होगा? ज्यादा तापमान किसका होगा? तो आप साफ दिख रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं विबग्योर कुछ भी नहीं है, आपको क्या याद रखना है? विबग्योर। बताओ विबग्योर में तरंगदैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य का मतलब लैम्डा, और तापमान ऐसे बढ़ता है। तो बताओ सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? ऐसे बढ़ते बढ़ते किसका होता है? बैंगनी का, बैंगनी का। तो यहाँ पर बैंगनी का तापमान सबसे ज्यादा है। तो ये जो आपका बैंगनी रंग का तारा है, इसका ताप ज्यादा होगा, और किससे ज्यादा होगा बोलो? लाल रंग का जो तारा है, इसके ताप से इसका ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपको जो भी तारे दिखाई दे रहे हैं, कोई पीले रंग का तारा, लाल रंग का तारा, बैंगनी रंग का, नीला रंग का तारा, इसका मतलब उनका तापमान क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग तापमान होने के कारण उनका रंग भी क्या है? अलग अलग है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको लिखना चाहता हूं यहां पर बॉक्स बना के लिख रहा हूं, परीक्षा में लोकप्रिय सवाल, इंपॉर्टेंट भी कर रहा हूं।
और इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि दूरस्थ तारों का रंग, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित, हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो दूरस्थ तारों का रंग, दूरस्थ तारों का जो रंग दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? उनके ताप के कारण। दूरस्थ तारों का रंग ताप का द्योतक है। दूरस्थ तारों का रंग किसका द्योतक है? द्योतक का मतलब किसका परिचय देता है? उनके तापों का। तो दूरस्थ तारों का रंग ताप का द्योतक है, द्योतक है ऐसे लिखते हैं। तो दूरस्थ तारों का रंग किसका द्योतक है? बोलो, किसका परिचय देता है? किसको बताता है? ताप को बताता है, क्योंकि उनका ताप के अनुसार उनका रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो टॉपिक का नाम था तप्त पिंड का रंग, और इसका सार इतना सा है कि जैसे जैसे वस्तु को गर्म करते जाते हैं वह अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को उत्सर्जन करती है, जिसके कारण उस वस्तु का रंग बदलता जाता है। जिसके लिए मैंने एक आपको सारणी भी बताई थी, और ये आपके इससे संबंधित बिंदु थे। अब यहां पर आगे देखिएगा अगली बात क्या है। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है वस्तु के ठंडे होने की दर। वस्तु के ठंडे होने की दर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक गर्म वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है। मैं बहुत ज्यादा गर्म हूं तो विकिरण निकल रही है, ये दीवार गर्म है विकिरण निकल रही है। प्रत्येक गर्म वस्तु विकिरण निकलती है, विकिरण को उत्सर्जन करती है। और यदि कोई वस्तु जब विकिरणों के द्वारा लगातार ठंडी हो रही है तो उसके ठंडे होने की जो दर है, रेट ऑफ कूलिंग है, वो किन किन पर निर्भर करती है? महत्वपूर्ण यहां पर जितने भी बिंदु हैं ये लगातार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको वस्तु के ठंडे होने की दर, कि जब कोई वस्तु विकिरण द्वारा ठंडी होती है, विकिरण द्वारा ठंडी होती है, तो वस्तु के ठंडे होने की दर, वस्तु के यहां लिख देता हूं जिससे थोड़ा इजी रहेगा। वस्तु के ठंडे होने की दर देखो किस किस पर निर्भर करती है। नंबर 1, वस्तु की जो सतह है ना उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, विकिरक सतह की प्रकृति पर। विकिरक सतह जिससे कि विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे मेरी ये सतह है, यहां से विकिरण निकल रही है, यहां से विकिरण निकल रही है, शरीर से निकलती है, तो विकिरक सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। विकिरक सतह की प्रकृति यदि जो है उस पर निर्भर करती है, तो विकिरक सतह की प्रकृति की यदि उत्सर्जकता, विकिरक सतह की प्रकृति की उत्सर्जकता। अब यहां पर आप कहोगे कि ये लिखने का क्या मतलब निकला? देखो बहुत सीधी सी बात है, यदि विकिरण सतह की प्रकृति की उत्सर्जकता ज्यादा है, मतलब ज्यादा उत्सर्जन करती है, कईयों की इस प्रकार की होती है कि वो ज्यादा विकिरणों को उत्सर्जन करती है सतह, और कई सतह ऐसी होती है जो कम विकिरणों को उत्सर्जन करती है। यदि विकिरण सतह की प्रकृति की उत्सर्जकता ज्यादा है तो बताओ ठंडे होने की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात, ठंडे होने की दर सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्षेत्रफल ज्यादा है ज्यादा ठंडा होगा। आपने देखा होगा कि यदि अभी हाथ को मैंने यहां तक खोल रखा है, तो यहां तक खोल रखा है, इतने से सतह से विकिरणों का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, यहां से कम हो रहा है, क्यों? ढक रखा है। यदि मैंने इसको थोड़ा यूं कर लिया तो ज्यादा सतह आ गई, तो ज्यादा विकिरणों को उत्सर्जन होगा। इसलिए जब अपन कम कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा सी ठंड सी लगती है, क्यों? विकिरणों को उत्सर्जन ज्यादा होता है। तो वस्तु का सतह का क्षेत्रफल, छे का मतलब क्षेत्रफल यदि ज्यादा है तो ठंडे होने की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर 3, ठंडे होने की दर वस्तु के ताप के समानुपाती होती है। वस्तु के ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है। यदि वस्तु का तापमान ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी ठंडी होगी, और यदि उसका तापमान कम है तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी। 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बहुत तेज से ठंडा होता है, लेकिन यदि पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। और इसको अपन इसके तुरंत बाद में जो टॉपिक आएगा न्यूटन का शीतलन का नियम मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर इस चीज को समझेंगे, जिस पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो वस्तु का ताप यदि ज्यादा है, क्वेश्चन सीधा आता है कि वस्तु का ताप ज्यादा है तो ठंडे होने की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर 4, ठंडे होने की दर वातावरण के ताप, वातावरण को बोलते हैं परिवेश, वातावरण को क्या बोलते हैं? परिवेश। परिवेश का जो ताप है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। वातावरण का मतलब परिवेश, कहते हैं ना कि आप किस वातावरण में रहते हो, आप किस परिवेश में रहते हो। ये वातावरण और परिवेश जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
आपके कोई भी काम काज हो उसको प्रभावित करने के अंदर वातावरण या परिवेश जो है ये बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अच्छे परिवेश का चुनाव बहुत आवश्यक है, या यूं कहिएगा कि हमको अच्छे परिवेश या अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। इसलिए घरों के अंदर भी बच्चों ऐसा हमेशा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि वहां पर सभी को काम करने में रुचि आए। कभी भी ऐसा नीरस वातावरण तैयार नहीं हो कि सभी जो है वो काम करने के अंदर हमेशा नीरसता ही महसूस करें। और आप यदि अच्छा वातावरण यदि हम तैयार करते हैं तो हमारे नीचे की जनरेशन जो है वो भी एक सुखद वातावरण का एहसास करके कामों को बहुत ढंग से करती है। तो परिवेश का मतलब वातावरण ही होता है कि ठंडे होने की दर वातावरण के ताप के व्युत्क्रमानुपाती। आप सोचिएगा यदि वातावरण का तापमान कम है तो ठंडे होने की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्यों ठंड लगती है, क्योंकि सर्दियों में बाहर का तापमान तो कम, बाहर का वातावरण का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारी बॉडी का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर का वातावरण का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वातावरण का तापमान कम है तो ठंडे होने की दर ज्यादा है, जल्दी से हम ठंडे होते जाते हैं, हमारे शरीर से उसमें बाहर निकलने लगती है। और यदि आप सोचो गर्मियों की यदि अपन बात करें तो गर्मियों के अंदर वातावरण का तापमान ज्यादा होता है और वातावरण का तापमान ज्यादा होने के कारण ठंडे होने की दर क्या होगी, कम होगी। इसलिए जब हमारे ठंडे होने की दर ही कम होगी तो उसमें बाहर निकलेगी नहीं, तो निकलेगी नहीं तो हमको जल्दी से ठंडक का एहसास होगा ही नहीं। तो यहां पर याद रखें ठंडे होने की दर वातावरण या परिवेश के ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर 4 बातें मैंने बता दी ठंडे होने की दर किस किस पर निर्भर करती है। और बात देखिएगा, ये जो ठंडे होने की दर है वस्तु के ठंडे होने की जो दर है ये वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वस्तु के द्रव्यमान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती नंबर 5। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो ठंडे होने की दर क्या होगी, कम। एक तो रोटी और एक बाटी, रोटी और एक बाटी, एक तो रोटी बना के रख दी और एक बाटी बना के रख दी, बताओ जल्दी से ठंडी कौन होगी, रोटी होगी। क्योंकि बाटी तो मोटी सी होती है, रोटी तो कितनी से, रोटी में तो कितना सा लगता है आटा रोटी बनाने में, तो बाटी में तो खूब है, मोटी सी होती है बाटी। तो द्रव्यमान ज्यादा और द्रव्यमान ज्यादा है तो ठंडे होने की दर क्या होगी, कम होगी। तो बाटी तेरा द्रव्यमान ज्यादा, मोटी सी है, तेरा द्रव्यमान ज्यादा, और ये क्या पतली सी होती है, बस द्रव्यमान वहीं पर वितरित होता है, द्रव्यमान भी कम होता है। बाटी में द्रव्यमान ज्यादा होता है तो बाटी तेरा द्रव्यमान ज्यादा, तेरा द्रव्यमान ज्यादा तो तेरे ठंडे होने की दर कम होगी। और रोटी तेरा द्रव्यमान कम है और द्रव्यमान कम होने के कारण तेरे ठंडे होने की दर ज्यादा होगी। रोटी जो है जल्दी से ठंडी हो जाती है। अगली बात, छठी बात, अगली जो बात है, ये जो ठंडे होने की दर है ये विशिष्ट उष्मा, ठंडे होने की जो दर है ये विशिष्ट उष्मा के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगली बात लिख रहा हूं नंबर 6, ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर विशिष्ट उष्मा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा है उनके ठंडे होने की दर कम होगी। जैसे पानी की विशिष्ट उष्मा, पानी की विशिष्ट उष्मा दुनिया में जितने भी ठोस और द्रव है उनमें सबसे ज्यादा होती है, और पानी तेरी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होने के कारण तेरे ठंडे होने की दर क्या होती है, कम होती है। पानी इसलिए धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आपका क्वेश्चन यह आ सकता है ए और बी दो वस्तुओं में से ए की विशिष्ट उष्मा बी से ज्यादा है, ए की विशिष्ट उष्मा बी की विशिष्ट उष्मा से ज्यादा है, तो बताओ ठंडे होने की दर किसकी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे जिसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा है उसके ठंडे होने की दर कम होगी। उल्टा चल रहा है ना, तो ए की विशिष्ट उष्मा ज्यादा है इसकी ठंडे होने की दर क्या होगी, कम होगी। ठंडे होने की दर कम और इसके ठंडे होने की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई वस्तु ठंडी होती है तो ठंडी होने की जो दर है वो किन किन पर निर्भर करती है। तो इसके लिए यहां पर आगे एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था न्यूटन, और न्यूटन ने यहां पर एक नियम दिया। तो आगे जो टॉपिक आ रहा है बच्चे लालो, उसका नाम है न्यूटन का शीतलन का नियम। ये न्यूटन का शीतलन का नियम एक ऐसा नियम है जिस पर आपके नॉर्मल सैद्धांतिक सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक सूत्र आता है और सूत्र पर न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम, विशेष तौर पर सेकंड ग्रेड टीचर्स की भर्ती के अंदर, लेक्चरर्स के अंदर, फिजिक्स लेक्चरर के अंदर हमेशा इसमें से क्वेश्चन आया है इसके न्यूमेरिकल्स में से। और बिल्कुल छोटा सा एक सूत्र है, वो सूत्र जिसको याद है खटा दे सकता, न्यूमेरिकल कर सकता है। तो यहां पर ये जो टॉपिक आ रहा है वो है न्यूटन का शीतलन का नियम।
तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर न्यूटन का शीतलन का नियम। अब ये जो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यदि वस्तु और परिवेश, परिवेश का मतलब वातावरण, परिवेश का मतलब वातावरण, वस्तु और परिवेश के ताप में यदि ज्यादा अंतर नहीं है तो वस्तु के ठंडे होने की दर अर्थात शीतलन की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु और वातावरण के ताप में यदि ज्यादा फर्क नहीं है ना तो वस्तु के ठंडे होने की जो दर होगी वो वस्तु और वातावरण के तापांतर के क्या होती है, समानुपाती। एक बार पहले मैं इसको लिख रहा हूं, तत्पश्चात इस पर समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यदि वस्तु एवं वातावरण के तापों में अधिक अंतर नहीं हो, तापों में अधिक अंतर नहीं हो, अधिक अंतर नहीं हो अर्थात शॉर्ट में लिखूं अर्थात लघु तापांतरों के लिए ये क्वेश्चन भी आता है कि नियम किसके लिए दिया गया था, लघु तापांतरों के लिए। लघु तापांतरों के लिए शीतलन की दर, वस्तु के शीतलन की दर, शीतलन का मतलब ठंडे होने की दर, वस्तु के शीतलन की दर या इसी को बोल देते हैं ठंडे होने की दर, शीतलन की दर या ठंडे होने की दर वस्तु एवं वातावरण के तापांतर के, वस्तु एवं वातावरण के तापांतर, ताप का अंतर तेरा नाम तापांतर के क्या होती है, समानुपाती। ये आपके कहलाता है न्यूटन का शीतलन का नियम। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है कि वस्तु के शीतलन की दर या ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के क्या होता है, समानुपाती। शीतलन की दर को रेट ऑफ कूलिंग में R से दर्शा रहा हूं। वस्तु के ताप को मैं T बोल रहा हूं, कैपिटल T, और वातावरण के ताप को मैं T0 बोल रहा हूं। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं R समानुपाती T माइनस T0। शॉर्ट में इसको यूं लिख सकते हैं कि कभी भी न्यूटन का शीतलन नियम रेट ऑफ कूलिंग अर्थात R समानुपाती वस्तु और वातावरण के तापांतर अर्थात T माइनस T0। T0 किसका ताप माना है अपन ने, वातावरण का, और T किसका माना है अपन ने, वस्तु का। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा देखिएगा, इस नियम पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर पहला जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, जरा एक क्वेश्चन को आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, और यदि इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो जरा इस नियम को काम में लीजिएगा ताकि पता चले कि इसका आंसर कितना आसान है। क्वेश्चन यहां पर यह है, यदि कोई द्रव 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक T1 तक ठंडा होने में T1 समय लेता है, T1 समय कॉमा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में T2 समय, एवं 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में T3 समय लेता है, तो निम्न में से सत्य है, सत्य है, सही बात क्या है। अब ऑप्शन यहां पर मैं 4 दे रहा हूं, क्या क्या ऑप्शन है, आपको इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। T1 बराबर T2 बराबर T3, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, अगला T1 लेस देन T2 लेस देन T3, और एक है T1 ग्रेटर देन T2 लेस देन T3। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई भी द्रव 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में T1 समय लेता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में T2 समय लेता है, और फिर 70 से 60 तक ठंडा होने में T3 समय लेता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ये देखो कितना सिंपल है, ये न्यूटन के शीतलन नियम से तुरंत आंसर इसका पता चल जाता है। देखो पहले बताओ द्रव कहां से कहां तक ठंडा हो रहा था, 90 से बताओ कहां तक ठंडा हो रहा है, 80 तक, और यहां से 90 से 80 तक कितना समय ले रहा है, T1। अगली बार क्या कर रहा है, वो सेकंड स्थिति में वो 80 से ठंडा हो रहा है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लग रहा है, T2।
और फिर लास्ट में कह रहा है 70 से 60, तो यहां लिख दिया मैंने 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लग रहा है, T3। यही है क्वेश्चन में। तो अभी कह रहा है क्या तीनों समय बराबर होंगे क्या, या पहले वाली स्थिति में समय ज्यादा होगा लास्ट में सबसे कम होगा, या पहली में सबसे कम होगा लास्ट में सबसे ज्यादा होगा, या ऐसा होगा। ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है। अब देखो कितना सिंपल है। माना अब आपको क्वेश्चन का हल बता रहा हूं शीतल के नियम से, कैसे अपन इसका आंसर बता पाएंगे। देखो थोड़ा मैं जगह कर रहा हूं यहां पर। देखो वस्तु जिस वातावरण में रखी हुई है, माना ये जो वातावरण है, इस वातावरण का ताप, इस परिवेश का ताप, समझने के लिए बता रहा हूं, वातावरण का ताप माना 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। माना वातावरण का ताप कितना मान लिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन शीतलन का नियम सभी जानते हो, शीतलन का नियम होता है R समानुपाती T माइनस T0। रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर तापांतर के समानुपाती होती है, वस्तु का ताप और ये वातावरण का ताप या परिवेश का ताप होता है T0। तो देखो पहली स्थिति में निकाल रहा हूं मैं R समानुपाती, पहली स्थिति के लिए मैं शीतलन का नियम लगा रहा हूं R समानुपाती T माइनस T0। बताओ पहली स्थिति में बताओ वस्तु का ताप कितना था, 90। शुरुआती ताप पे लेते हैं, ये तो लास्ट ताप तो ठंडा होने पर है, वस्तु का ताप तो शुरुआत में 90 ही था, वो तो लास्ट में जब सीढ़ी हुई वो ठंडी हुई तब है उसका ताप 80। तो 90 वस्तु का ताप 90 माइनस परिवेश का ताप कितना मान लिया 30, तो बताओ कितना आया, 60 आया। सेकंड स्थिति में भी अपन ने निकाला, बोलो T माइनस T0। बताओ वस्तु का ताप कितना, बोलो 80 और बताओ वातावरण का ताप कितना 30, तो बताओ 80 माइनस 30 कितना आया, बोलो 50। और लास्ट स्थिति के अंदर बोलो वस्तु का ताप कितना है, बोलो 70, तो वस्तु का ताप T का मतलब 70 माइनस परिवेश का ताप T0 का मतलब वही वातावरण का ताप T0, परिवेश का ताप वातावरण का ताप T0 ही है। T0 कितना, बोलो 30 और बोलो कितना है 40। अब देखो यहाँ पर पहली स्थिति में शीतलन की दर R जो आई वो सबसे ज्यादा आ रही है 60, और लास्ट स्थिति में शीतलन दर R है उसका मान 40 ही आ रहा है ना, सबसे कम। इसका मतलब पहली स्थिति में शीतलन दर सबसे ज्यादा है, और जिस स्थिति में शीतलन दर सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब वो जल्दी से ठंडी होगी। जिसके शीतलन दर ज्यादा है, ठंडे होने की दर ज्यादा है, इसका मतलब जल्दी ठंडी होगी। और लास्ट स्थिति में शीतलन दर सबसे कम है, और जिसके शीतलन दर सबसे कम होगी इसका मतलब वो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो यहां पर साफ पता चल रहा है कि पहली स्थिति में शीतलन दर सबसे ज्यादा है और लास्ट स्थिति में शीतलन दर सबसे कम है। तो पहली स्थिति में वस्तु की शीतलन दर ज्यादा होने के कारण वस्तु जल्दी से ठंडी होगी, और लास्ट स्थिति में शीतलन दर सबसे कम हो गई तो वस्तु धीरे धीरे ठंडी होगी। तो ये जो समय होगा ये बहुत जल्दी से ठंडी हुई है तो सबसे कम होगा, और ये समय सबसे ज्यादा होगा। ये बीच वाली स्थिति इन दोनों के बीच में आ रही है। तो सबसे कम समय लगेगा बताओ कब, 90 से 80 तक, और सबसे ज्यादा समय कब लगेगा, बोलो 70 से 60, क्योंकि शीतलन दर सबसे कम हो गई तो ठंडे होने में वक्त भी ज्यादा लगेगा। तो यहां पर बताओ सबसे कम समय कौन सा है, T1, और सबसे ज्यादा समय कौन सा है, T3, और बीच में कौन सा आ रहा है, T। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, कि T1 अर्थात पहली स्थिति में समय सबसे कम लगेगा और लास्ट स्थिति में समय सबसे ज्यादा लगेगा, और बीच वाली तो दोनों के बीच में आई जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु का तापमान जब शुरुआत में ज्यादा होता है, जितना ज्यादा तापमान होगा ना वस्तु उतना ही तेज से ठंडी होगी, और जैसे जैसे वस्तु का तापमान कम होता जाता है उसके ठंडे होने की दर हमेशा कम होती जाती है। वस्तु समान रूप से ऐसे नहीं है कि 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, आप कहोगे गुरुजी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है तो सभी के अंदर समान समय लगेगा। कई तो बोलेंगे समान समय लगेगा, समान समय नहीं लगता। समान समय लगे तो देखो एक घटना मैं बता रहा हूं क्या घटना हो जाए, भले ही यहां से यहां तक तापमान सभी तीनों स्थितियों में बराबर बराबर गिर रहा है लेकिन समान समय नहीं लगता। यदि समान समय लग जाए तो जरा देखिएगा कि घटना क्या होती है। जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आके बैठा, तो ये मेहमान बैठ गया और आपने उसके लिए चाय बनाई। अब चाय जो है उबलती हुई चाय होती है, चाय बन गई और उबलती हुई चाय को आपने छानी, और छानने के बाद में आप उसको कप में लेकर मेहमान के सामने चले गए। ये मेहमान बैठा था और उसके सामने ये आपने चाय का कप रख दिया, और मेहमान के सामने जैसे ही चाय का कप रखा, आप इस चाय को छान के जब तक यहां पर लेके गए मात्र 20 सेकंड लगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड बहुत होते हैं भाई। चाय को क्या, उबलती चाय को छान के और अपन को मेहमान बैठा वहां तक ले जाने 20 सेकंड तो बहुत है। ये उठाई छिंडासी से छानी और ले साहब अब ये मेहमान के सामने रख दी गरम गरम चाय। अच्छा मेहमान को भी सब्र नहीं, मेहमान को भी सब्र नहीं, रखते ही तुरंत एक इसकी चुस्की खींच गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है, ये चाय रखी एक चुस्की खींच गया। अब आप सोचो चाय जब उबल रही थी, उबलती चाय का तापमान कितना होता है,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की चाय 20 सेकंड में यहां पर 100 की नहीं रही, यदि 100 की होती तो इसकी तो जीव पड़ जाए मेहमान की, लेकिन मात्र 20 सेकंड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की चाय यहां तक पहुंची, तो माना ये हो गई 70 डिग्री सेंटीग्रेड की। माना, एक एग्जांपल की बतौर है, इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन माना। अब आप सोचो यदि समान दर से ही यदि चाय ठंडी होती रहती तो बताओ 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान गिराना है, 100 से 70 की चाय होने में 20 सेकंड, तो बताओ 70 से फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिराओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी बताओ 20 सेकंड में, अगले 20 सेकंड में चाय, पहले 20 सेकंड में चाय 100 से 70 हुई, तो बताओ अगले 20 सेकंड में चाय हुई 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिराओ, 70 से 30 कितना 40, बताओ अगले 20 सेकंड में क्या होगा, अगले 20 सेकंड में फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिराओ, तो बताओ चाय का तापमान कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगले 20 सेकंड में क्या होगा, अगले 20 सेकंड में तो चाय पहुंच गई -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब मात्र 20 सेकंड के कितने यहां पर राउंड हुए, 1 2 3 4, 20 40 20 30 60 20 चौक 80, मात्र 80 सेकंड में, कितने सेकंड में, 80 सेकंड को ऐसे लिखते हैं 20 एस का मतलब सेकंड, फिजिक्स में सेकंड का सिंबल एस होता है, 205 नहीं है। मात्र 20 सेकंड में चाय जो है 100 से 70 हुई, फिर अगले 20 सेकंड में यदि समान रूप से मान रहे समान समय लग रहा है, तो 70 से 40 तक होने में 20 सेकंड, फिर 40 से 10 होने में 20 सेकंड, फिर 10 से फिर वापस -20 होने में 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के 1 2 3 4 दूनी 8, 80 सेकंड में, 80 सेकंड में मतलब लगभग 1.5 मिनट में तो चाय जम गई है। यदि उसी हिसाब से ठंडी होती रहती तो 80 सेकंड में तो चाय जम गई। अब तो बर्फ बन गई, चूस ले इसको, अब तो चाय को चूसनी पड़ेगी बर्फ को, तो पी तो सकता नहीं जब बर्फ ही जम गई तो। लेकिन क्या ऐसे होता है क्या, ऐसे कभी भी नहीं होता है। चाय का तापमान शुरुआत में 100 से जब 70 हुआ उसमें 20 सेकंड लगे, लेकिन 70 से उसका तापमान 40 होने में अब 20 सेकंड से भी ज्यादा समय लगेगा, 40 से 10 होने में फिर उससे भी ज्यादा समय लगेगा। जैसे माना 100 से 70 तक होने में 20 सेकंड लगा, तो अब लगेगा 20 सेकंड की जगह माना 40 सेकंड, माना। वैसे एक आगे फॉर्मूला आ रहा है, उससे मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट समय भी निकाल सकते हैं। फिर अगले जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क लें, उसमें समय लगेगा 40 से भी ज्यादा, माना 50 सेकंड। अर्थात जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाती है उसकी शीतलन की दर लगातार घटती जाती है और उसमें हमेशा वस्तु को ज्यादा समय लगता है। ये नहीं है कि सभी स्थितियों में कि समान समय लगता है। साहब 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान गिरा है तो सभी में 20 सेकंड का समय लगेगा, ऐसे यदि लगेगा फिर तो चाय थोड़ी देर में जमी जाएगी, लगभग 1.5 मिनट में चाय जम गई यहाँ तो ऐसी स्थिति कभी होती नहीं है। 1.5 मिनट में चाय बना के लाए, चाय तो बर्फ बन जाए, ऐसी होती है क्या, नहीं होती। इसका मतलब शुरुआत में तापमान तेजी से गिरता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे गिरता है। 4-5 मिनट तक आराम से चुस्की लगा के पीते रहते हैं, चाय जो है वो ठंडी नहीं होती। शुरुआत में तेजी से ठंडी होती है क्योंकि तो शुरुआत में शीतलन दर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये शीतलन के नियम की यहाँ पर एक रोचक घटना मैंने आपको बताई। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है शीतलन दर का कि दूध को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने के लिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है एक और, दूध को, क्वेश्चन है दूध को लंबे समय तक, दूध को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने के लिए, गर्म बनाए रखने के लिए उसमें शक्कर मिलानी चाहिए, उसमें शक्कर मिलानी चाहिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तुरंत शक्कर मिलानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पीते समय, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट बाद, चौथा ऑप्शन है कभी भी। ये यहां पर एक क्वेश्चन है कि दूध को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए, गर्म बनाए रखने के लिए उसमें शक्कर कब मिलानी चाहिए, तुरंत, पीते समय, 5 मिनट बाद या कभी भी। जैसे यहां पर ये मान लीजिएगा कि एक बच्चा है, अभी बहुत तगड़ा पढ़ाई का इसका टॉपिक चल रहा है, कई बार होता भी है कि अपना जब तक टॉपिक चलता रहता है तब तक अपन उठते नहीं है, चाहे अपन को भूख लग रही हो, चाहे अपन को पानी की प्यास लग रही हो, उठते नहीं है अपन, बैठ रहते हैं चुपचाप कि पहले टॉपिक हो जाए, एक बार टॉपिक हो ना तभी उठूंगा मैं। तो ऐसे इसकी भी एक टॉपिक चल रहा है, जब तक टॉपिक होगा नहीं तब तक ये उठेगा नहीं। अच्छा, इसकी माँ इसको किचन में से दूध गर्म करके लेके आती है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है तो दूध इसके पास रख दिया और एक चीनी का डिब्बा भी रख दिया, मिला के नहीं लाई चीनी, क्योंकि पहले मिला के लाई थी 1-2 बार पहले, फिर ये कहता है कभी ज्यादा कभी कम, तो डिब्बा ही रख गई, तो तेरे हिसाब से मिला लेना। अब यहां पर यह है कि ये दूध जो है
तभी पिएगा जब इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कई बार होता है टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद में ही काम करेंगे, तभी अपन उठेंगे, तभी दूध पिएंगे। तो दूध जो है ये तब पीना चाहता है जब इसका टॉपिक कंप्लीट हो। अच्छा, इसको आदत है कि दूध गर्म ही इसको पसंद है, और अभी इसका टॉपिक चल रहा है, टॉपिक पूरा होगा तभी दूध पिएगा। अब माँ इसको दूध गर्म करके रख गई। अच्छा, माँ की आदत यह है कि एक बार दूध गर्म करके रख गई तो बार बार दूध गर्म करके रखेगी नहीं। ये नहीं है कि इसका दूध ठंडा हो गया फिर वापस चल जाओ ले गर्म करके वापस ले आओ, एक बार गर्म करके रख गई। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये दूध लंबे समय तक गर्म बना रही, भले ही इसका टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद में पिए, लेकिन ये दूध लंबे समय तक गर्म बना रहे उसके लिए इसमें शक्कर मिलानी चाहिए। ऑप्शन है यहां पर तुरंत, पीते समय, 5 मिनट बाद, या कभी भी। तो यहां पर राइट आंसर आएगा तुरंत, कि जब भी दूध भले ही ये टॉपिक चल रहा है 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जब भी इसका टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद में दूध पी लेना, लेकिन तेरा दूध गर्म बना रहे उसके लिए तुझे शक्कर तुरंत मिलानी चाहिए। कि तो शक्कर मिलाने में कुछ भी नहीं, टॉपिक चल रहा है शक्कर मिला दी, कोई बात नहीं, टॉपिक जब हो जाएगा पूरा उसके बाद में पी लेंगे, लेकिन शक्कर तुरंत मिला दो ताकि तेरा दूध गर्म बना रहे। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखिएगा, यदि दूध जो है माना 90 डिग्री सेंटीग्रेड का था, शुरुआत में मां दूध लेके आई, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का? 90 का। अब 90 का यदि शक्कर नहीं मिलाता तो दूध 90 के हिसाब से ठंडा होता रहता, शीतलता अंदर ज्यादा होती, लेकिन इसने शक्कर मिलाते ही क्या हुआ, दूध का तापमान माना कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि शक्कर को जैसे डाला, शक्कर ने दूध में से उष्मा को अवशोषित कर ली, गुली भी है उसके अंदर भी उष्मा खर्च हुई, तो दूध में से उष्मा को क्या कर लिया, अवशोषित। अब बताओ दूध का तापमान 90 की जगह कितना रह गया, 60। अब 60 रह गया तो वस्तु का तापमान कम हो गया, और जैसे वस्तु का तापमान अर्थात या दूध का तापमान कम हो गया तो इसके शीतलता भी क्या हो गई, कम हो गई, अर्थात जब धीरे धीरे ठंडा होगा। अब इसको 60 से 58 आने में भी वक्त लगेगा, और यदि वो 90 का ही बना रहता ना तो इतना ठंडा होता जाता, थोड़ी देर बाद में तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसलिए दूध को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने के लिए उसका शुरुआती तापमान कम कर दो। 90 से उसका तापमान पहले ही शक्कर मिला के कितना कर दिया, 60 कर दिया। अब 90 का 60 करते ही उसकी शीतलता क्या हो गई, कम हो गई, अर्थात वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहां पर दूध को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने के लिए उसमें शक्कर मिलानी चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा, तुरंत। ऐसे अपन देखते हैं सर्दियों के अंदर, अपन नहाते हैं तो एक बाल्टी में गर्म पानी रख देते हैं, एक में ठंडा पानी रख देते हैं, और अपन अखबार पढ़ने लग जाते हैं, कोई काम करने लग जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अपन जब नहाएंगे तब दोनों बाल्टियों के पानी को मिला के अपन नहा लेंगे। और जब दोनों बाल्टियों का पानी गर्म और ठंडे को मिलाते हैं सर्दियों में तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहती, वो ठंडा ही रहता है। कारण क्या है कि आप भले ही बाल्टी में एक में गर्म पानी है, एक में आपका ठंडा पानी है, भले ही आप 5 मिनट बाद में नहाओ, लेकिन एक काम करके पहले आ जाओ कि दोनों पानियों को मिलाया हो। उससे क्या होगा कि यदि आप मिलाओगे नहीं तो गर्म पानी का तापमान माना 80 था, तो ये पानी 80 के हिसाब से ठंडा होता रहेगा और इसकी शीतलता ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को मिला दोगे, दोनों को मिलाते ही माना तापमान भले ही 30 हो गया दोनों को मिलाते ही, लेकिन 30 का पानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड आने में वक्त लगाएगा, क्योंकि उसकी शीतलता क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि गर्म पानी को ठंडा पानी, नहाने के लिए गर्म पानी और ठंडा पानी वो लंबे समय तक गर्म बना रहे, उसके लिए उनमें दोनों को आपस में मिलाना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा तुरंत। पहले तुरंत मिला दो, भले ही तुरंत मिला के रखे रहेंगे, 5 मिनट बाद में अखबार पढ़ के नहा लेंगे, लेकिन आप यदि मिलाओगे नहीं, गरम गरम ही रहेगा, ठंडा एक तरफ रखा है, गरम एक तरफ रखा है, तो गरम पानी क्या है, उसके शीतलता दर बहुत ही ज्यादा होगी, और शीतलता दर ज्यादा होगी इसका मतलब वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और यदि आप दोनों को मिला दोगे तो दोनों का कॉमन टेम्परेचर जो है, मिश्रण का जो तापमान है वो भले ही घट जाएगा, लेकिन घटने पर जो पानी बढ़ा वो अब ठंडा होने के अंदर बहुत ज्यादा समय लेगा। 30 का यदि पानी बढ़ गया तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को 39 डिग्री सेंटीग्रेड होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो इसलिए यदि आपको पानी भी लंबे समय तक गर्म रखना है कि यार 5-7 मिनट बाद में नहाएंगे लेकिन पानी गर्म बना रहे, सर्दियों में याद रखिएगा बच्चे लालो, जो गर्म पानी करते हैं ना कहीं पर, उसमें ठंडा पानी को तुरंत मिला लेना। ये नहीं है कि नहाए जो उसके बाद में जब नहाते जब उस समय पर पहुंचे तब दोनों को मिलाएं और फिर कहते हैं ठंडे में उर्र करते रहते हैं। उर्र इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि पानी तो ठंडा हो गया, इसलिए उर्र। आप भले ही 5 मिनट बाद में नहाइए, लेकिन एक बार जाके और बाथरूम के अंदर दोनों पानियों को मिला के आ जाइए। मिलाने से क्या कर दिया आपने, शीतलन की दर, मिलाते ही कह दो उस पानी को कि पानी तेरे शीतलन की दर को हमने कम कर दिया, अब तू धीरे धीरे ठंडा होगा, 5 मिनट तक आराम से अखबार पढ़ेंगे और पढ़ के तेरे पास आएंगे, फिर भी तू इतना ठंडा नहीं होगा और आराम से हम उससे नहा लेंगे। तो ये बात यहां पर थी न्यूटन का शीतलन का नियम। अब यहां पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा। तो आगे मैं बात बता रहा हूं इस न्यूटन के शीतलन के नियम के अंदर कैसे।
अब देखो इस न्यूटन के शीतलन के नियम पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स सेकंड ईयर टीचर की भर्ती में, लेक्चरर्स की जो फिजिक्स लेक्चरर्स है उसकी भर्ती के अंदर, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं। और आजकल तो ये न्यूमेरिकल्स नॉर्मल जो परीक्षा होती है जनरल साइंस के अंदर भी इसमें से अंकित प्रश्न जो है वो आने लगे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जिससे इसके सामान्यतः सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसके आंसर दे पाओगे। तो जरा देखिएगा, माना किसी वस्तु का शुरुआती तापमान है T1। T1 वस्तु का कौन सा ताप है? प्रारंभिक ताप। तो वस्तु का प्रारंभिक ताप T1। T समय बाद में वस्तु का ताप हो जाता है T2, जिसको अपन बोलते हैं वस्तु तेरा अंतिम ताप है। तो शुरुआती ताप T1 है, बाद में ताप T2 हो गया और समय कितना लगा? स्मॉल t। तो आपको मैंने अभी बताया था कि शीतलन की दर का एक सूत्र बताया था, R समानुपाती T माइनस T0। ये सूत्र अपन ने इससे पहले पढ़ चुके कि शीतलन की दर तापांतर के समानुपाती होती है। जहां पर T0 आपको अच्छे से पता है, T0 का मतलब होता है परिवेश या वातावरण का ताप। T0 का मतलब होता है परिवेश या वातावरण का या कक्ष का या कमरे का, कुछ भी कहे परीक्षा में, वो आपका T0 है। परिवेश, वातावरण, कक्ष कह दे, कमरा कह दे, है उनका जो ताप है उसको T0 से लिख रहे हैं। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं, 11th क्लास के अंदर डेरिवेशन है पूरा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से आता है और इसका सॉल्यूशन ये आता है T1 माइनस T2 बटे T बराबर के T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0। आप देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे वाला लिखा है, इसमें T1 T2 वस्तु के ताप है, स्मॉल t समय है, K कांस्टेंट है और T0 जो है ये परिवेश का ताप है। आप इससे भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। कैसे? शीतलन की दर का मतलब होता है ठंडे होने की दर, ताप पतन की दर, ताप के हानि की दर। और ताप पतन की दर तो बताओ, वस्तु का ताप T1 से कहां हो गया? T2। तो कितनी हानि हुई? T1 माइनस T2। और दर, शीतलन की दर, दर का मतलब किसका भाग दे दिया? समय का। तो ताप पतन की दर, ताप आने की दर, शीतलन की दर, दर का मतलब समय का भाग। इसको खोलेंगे तो बराबर कांस्टेंट किया गया। अब बताओ T का मतलब वस्तु का ताप, तो यहां पर वस्तु का शुरुआती ताप T1 था, बाद का ताप T2 था, तो अपन एवरेज टेम्परेचर ले रहे हैं और एवरेज टेम्परेचर ले लिया T1 प्लस T2 बटे 2, ये माइनस T0। तो आप इसको सीधा इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। तो याद भी रह जाएगा, R ताप पतन की दर, ठंडे होने की दर, T1 माइनस T2 बटे T। इसको खोलेंगे बराबर K वस्तु का ताप, औसत ताप ले लेंगे T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0। अब इस पर देखो न्यूमेरिकल्स कैसे अपन करते हैं। दोनों सूत्र मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे, R समानुपाती T माइनस T0 और ये। अब देखो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह है, एक वस्तु का ताप, एक वस्तु के शीतलन की दर। देखो क्वेश्चन यहां पर पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के शीतलन की दर, ठंडे होने की दर, शीतलन की दर 100 डिग्री सेंटीग्रेड व 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड व 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः R1 व R2 है। कितनी है? R1 और R2। यदि कमरे का ताप, कक्ष का ताप, कमरा कह दो चाहे कक्ष कह दो, कुछ भी कह सकता है, वातावरण कह सकता है, का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा? R1 बटे R2 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके पूछा होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर में 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं। देखो वस्तु के शीतलन की दर कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है? R1 और R2। यदि कमरे का ताप कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन को पता है, अपने पास दो सूत्र हैं। एक सूत्र तो ये रहा R समानुपाती T माइनस T0, यही याद करवाया था मैंने आपको। और एक सूत्र मैंने आपको बताया था, इसको खोलेंगे तो T1 माइनस T2 बटे T बराबर K T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0। ये दो ही सूत्र थे हमारे पास। अब यहां शीतलन की दर पूछिए तो अपन इसका फॉर्मूला ही काम में ले लेंगे। तो देखो यहां पर R समानुपाती हो गया T माइनस T0, ये सूत्र अपन ने काम में ले लिया। इसका हल बता रहा हूं, 2 लाइन में इसका आंसर भी कंप्लीट हो रहा है। ये सूत्र है, इसको अपन खोलते हैं तो खोलते ही कांस्टेंट की आता है K T माइनस T0, लिख दिया इसको ऐसे। तो जब जिस क्वेश्चन को हटाते हैं कांस्टेंट की,
अब देखो आप शीतलन की दर R1, पहले वाले की शीतलन दर कितनी बोल रहा है R1, उसके लिए कर रहा हूं बराबर के T का मतलब शुरुआत में ताप कितना है वस्तु का, R1 बताओ शीतलन दर कब है, जब ताप कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कर दिया 100 माइनस T0 का मतलब परिवेश का ताप, वातावरण का ताप कितना है बोलो 30, तो 30। ये आपके आ गई, इसको अपन हल करें तो ये आ जाएगा, इसको समीकरण 1 ही डाल दो। अब बताओ दूसरे वाली कंडीशन में लिखो, दूसरी कंडीशन में बताओ शीतलन दर कितनी है R2, R2 कब है, जब बताओ ताप कितना है 60, तो यहां पर शीतलन दर R2 बराबर K, और बताओ ताप T की जगह कितना कर देंगे 60 माइनस T0, सूत्र तो यही है ना, अरे सिंपल है यार, सूत्र तो यही है, R की जगह पहले R1 K T का मतलब शुरुआत में ताप कितना था वस्तु का, जब R1 शीतलन दर है तो 100 माइनस 30, तो 100 माइनस 30 कर दिए। अगले वाले में शीतलन दर कितनी बोल रहा है ये R2 कब बोल रहा है, जब वस्तु का ताप कितना है 60, तो 60 माइनस परिवेश का ताप तो वही आएगा 30, ये समीकरण दो। इनका अनुपात पूछा है R1 बटे R2, अनुपात का मतलब भाग दे देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, K से K क्या हो गया कैंसिल, तो बोलो उत्तर R1 बटे R2 बराबर 100 में से 30 गए, 100 में से 30 गए कितने आए बोलो 70, और 60 में से 30 गए कितने आएंगे 30, तो उत्तर आएगा 7 बटे 3, यही इसका क्या आ गया बोलो आंसर, तो 7 बटे 3 इसका उत्तर आएगा। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, शीतलन की दर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है R1 और R2, और कमरे का ताप कितना दे रखा है 30, तो R1 बटे R2, तो अपन को सिंपल है शीतलन दर का फॉर्मूला R समानुपातिक T माइनस T0, बोला तो कांस्टेंट की, इसको अपन ने 2 बार लगा लिया, एक बार 100 के हिसाब से और एक बार 60 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से 60 के हिसाब से भाग दे लिया, ये आपका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आसानी से क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बशर्ते कि सूत्र हमको याद है, और सूत्र को यदि अपन दिमाग में रखें तो क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगला क्वेश्चन यहां पर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड कक्ष ताप पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कक्ष ताप पर एक वस्तु, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कक्ष ताप पर एक वस्तु 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 2 मिनट लेती है, कितना मिनट लेती है 2 मिनट, तो इसी कक्ष ताप पर, कक्ष ताप यही है, तो इसी कक्ष ताप पर इसी वस्तु को 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन यहां पर है। और ये क्वेश्चन बच्चों सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर भी पूछा हुआ है, 2016-17 के अंदर, और इसी टाइप का लेक्चरर के अंदर बस आंकड़े चेंज थे, लेक्चरर फिजिक्स लेक्चरर 2014 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जरा देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कक्ष ताप का मतलब T0 कक्ष का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वस्तु 75 से 65 तक ठंडा होने में कितना वक्त ले रही है 2 मिनट, और फिर कह रहा है उसी वस्तु को 55 से 45 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। अब हम जानते हैं कि आपके पास मैंने जो सूत्र बताए थे 2 ही सूत्र बताए थे, और जो 2 सूत्र बताए थे मैं यहां पर इसको जगह कर रहा हूं। एक सूत्र तो मैंने आपको बताया था शीतलन की दर का R समानुपाती T माइनस T0, एक तो ये सूत्र बताया था। एक मैंने बताया था जब इसको अपन याद करते हैं, इसको हल करते हैं, तो T1 माइनस T2 बटे T बराबर K T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0, ये आपको मैंने 2 सूत्र बताए थे। अब यहां पर देखो वस्तु के ताप दे रखे हैं इतना से इतना, इतना समय तो इतना से इतना, इतना समय, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी सवाल जिसमें कहते हैं ना वस्तु फला से फला होने में इतना समय ले रही है, तो फला से फला होने में कितना समय लेगी, आपको इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है, और 2 बार अप्लाई करने से आपके पास 2 समीकरण आएगी, या तो आप पहली समीकरण से दूसरी समीकरण में मान रख दो, या पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग दे दो। मतलब कभी भी कोई भी क्वेश्चन न्यूटन के शीतलन के नियम में आपको कह दे कि कोई वस्तु इतने से इतने ठंडा होने में इतना समय ले रही है, तो बताइए इतने से इतना ठंडा होने में कितना समय लेगी, तो आपको इस समीकरण को 2 बार अप्लाई करना है, और 2 बार अप्लाई करके समीकरण 1 में 2 का या तो भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अन्यथा पहली समीकरण से कुछ मान निकलेगा उसको दूसरे में आप रख दीजिएगा। तो देखिएगा कैसे अपन इसको कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पर इसको अप्लाई कर रहा हूं, और इसको अप्लाई करने पर इस फॉर्मूले को
पहले वस्तु का ताप 75 से कितना था 65। तो देखो यहाँ पर ये इसको समीकरण को अप्लाई कर रहा हूं, 75 माइनस 65 बटे में समय कितना लग रहा है बोलो 2 मिनट, तो बटे में कर दिया 2 बराबर के, ये रखिए T1 प्लस T2, तो ये कर दिया 75 प्लस 65 बटे में 2 माइनस T0, T0 क्या है कक्षताप, कक्षताप को क्या लिखते हैं T0, तो बताओ माइनस कितना हो गया T। आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ 75 में से 65 गई 10, 10 में 2 का भाग कितना आया बोलो 5 बराबर के 75 में 65 जोड़ो, अब 75 में जोड़ो 65, 5 5 10 की 0 हासिल की 1 6 से 12 13 140, 140 में 2 का भाग दो, 140 में 2 का भाग 70 माइनस 30। आप कहोगे और सॉल्व हो रहा है गुरुजी, तो 5 के 70 में 30 गए कितना 40, ये समीकरण 1 है, ये आगे समीकरण 1। अब इसी समीकरण को आप इस वाले सेकंड पार्ट के लिए लगाइएगा, तो सेकंड पार्ट के लिए लगाएंगे तो बोलो क्या होगा T1 माइनस T2, तो बताओ अब ठंडी कहां से कहां तक हो रही है 55 से 45, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 55 माइनस 45 बटे कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है तो समय को T रहने दो बराबर के, ये हो गया 55 प्लस क्योंकि T1 प्लस T2, तो 55 प्लस 45, ये तो T1 T2, ये T1 रहा है T2, 55 प्लस 45 बटे 2 माइनस T0 बताओ कितना है वही 30, तो ये क्या कर दिया अपन ने 30 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा 55 में 45 गया तो बोलो 10 बटे में कितना आ गया T बराबर के, बताओ 55 45 कितने होंगे 100, 100 में 2 का भाग 50, 50 में से 30 गए, 50 में से 30 गए, ये 50 में से 30 गए तो कितना आएगा 20। ये आपकी समीकरण कौन सी आ गई 2। मैंने क्या बताया था दो समीकरण बढ़ा लो, पहली में दूसरी का भाग दे दो तो के से के कट जाएंगे, टी निकल जाएगा, या यहां से के का मान उठा के यहां रख दो, दोनों ही तरीके से ही है। आप चाहो तो दो समीकरण ऐसे बढ़ा लो, सिंपल आपको यहां से ये वाली चीज है उसको अप्लाई करनी है, इस बात पर भी दो समीकरण आ जाएगी, और आप जैसे ही भाग दोगे, मैं थोड़ी जगह कर रहा हूं यहां पर, और जैसे अपन यहां पर इसमें इसका भाग देंगे तो भाग देने पर देखिएगा क्या आएगा, ये आ गया 5 बराबर के 40, ये तो समीकरण 1 थी आपकी, और समीकरण 2 इसके नीचे जमा दो बटे में 10 अपॉन टी बराबर के 20, तो क्या करा ये वाली लिख दी, देखो 5 के 40 5 के 40 10 टी बराबर के 20, के से क्या हो गया कैंसिल, पलटी की पलटी सुलटी, पलटी पलटी सुलटी, किसी को पलटी खिलाओ फिर एक पलटी और खिलाओ तो सीधा हो जाएगा, पलटी से पलटी सुलटी, तो ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 5t बटे में 10 बराबर, ये कट गए तो कितना आएगा 2। अब अपन कर लेंगे इसको आसानी से गुणा कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई 5t बराबर 10 दूना 20, तो t बराबर 20 में अपन 5 का क्या दे देंगे भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, चूंकि यहाँ पर मिनट में ही चल रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर भी क्या आएगा 4 मिनट, ये आपका इसका आंसर आ गया। या तो आपके पास ये फॉर्मूला है या फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, सिंपल आप इनको अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो सेकंड ग्रेड में सवाल आया हुआ है, लेक्चर में भी आया हुआ है, सवाल कोई कठिन नहीं आते, कोई भी परीक्षा में कठिन नहीं आते सवाल, बशर्ते कि सवालों को हम आसानी से एक बार समझ ले कि वो होते कैसे हैं, उनके सूत्र क्या है, क्या उनमें बात है। अब यहाँ पर अंतिम बात मैं आज आपको बता रहा हूं, और वो है शीतलन जो नियम है उसके ग्राफ कैसे आते हैं, शीतलन नियम के ग्राफ, यहीं पर एक बात खत्म हो जाती है। शीतलन नियम के ग्राफ में नंबर 1, पहला मैंने बताया था शीतलन की दर, याद करो आज ही मैंने बताया था शीतलन के नियम में कि शीतलन की दर जो है बताओ तापांतर की क्या होती है समानुपाती, तो ग्राफ कैसा आएगा सीधा, और तापांतर बहुत ज्यादा है तो ग्राफ मुड़ जाता है, इसलिए लघु तापांतर के लिए ही ये नियम लागू होता है, कम तापांतर के लिए। तो क्वेश्चन आता है शीतलन दर और तापांतर में कैसा ग्राफ आएगा, ये रहा। नंबर 2 दूसरा ग्राफ, शीतलन की दर और वस्तु के ताप में ग्राफ पूछे तो शीतलन की दर और वस्तु का ताप, शीतलन की दर और वस्तु के ताप में ग्राफ पूछे तो अभी यही आएगा, लेकिन वस्तु का ताप कुछ ना कुछ होगा, इसलिए ग्राफ थोड़ा आगे चल के चलेगा। जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ेगा शीतलन दर भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वस्तु का ताप जितना ज्यादा होगा न उतने उसकी शीतलन दर क्या होगी ज्यादा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जल्दी से ठंडा होगा, शीतलन दर ज्यादा होगी, तो वस्तु का ताप बढ़ने पर शीतलन दर भी क्या होगी ज्यादा। और ग्राफ आगे शुरू क्यों हुआ, क्यों वस्तु का कुछ न कुछ ताप होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा, इसलिए ग्राफ ये। और यहाँ पे पता चल रहा है यदि तापांतर जीरो है, वस्तु और वातावरण के बीच में तापांतर ही नहीं है, जीरो तापांतर है, जितना वस्तु का ताप है उतना ही वातावरण का ताप है, तो तापांतर जीरो है तो शीतलन दर होगी नहीं, न तो उष्मा जाएगी न उष्मा आएगी, तो शीतलन दर यहीं से वो भी जीरो होगी। तो तापांतर जीरो है तो शीतलन दर भी जीरो होगी, इसलिए ग्राफ यहां से, ये ग्राफ यहां से चलेगा। तीसरा जो ग्राफ है ये है ताप का समय के साथ, यदि कोई वस्तु है
और बताइए कोई गर्म वस्तु है, उसका समय के साथ ग्राफ खींचोगे, शीतलन हो रही है वस्तु, तो बताओ समय के साथ साथ वस्तु लगातार क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, अर्थात उसका ताप लगातार घटता जाएगा। इस प्रकार से चरघातांक के रूप से कमी आती है। और यदि आपके ये ग्राफ इसकी जगह तापांतर और समय में कहे तो भी ये ग्राफ यही आएगा कि समय के साथ, समय जैसे जैसे बढ़ेगा जो वस्तु का जो तापांतर है उस समय के साथ साथ लगातार घटता जाता है, क्योंकि वस्तु ठंडी होती जाती है। तो समय बढ़ने के साथ साथ जैसे समय बढ़ेगा वस्तु का जो परिवेश, वस्तु और परिवेश का जो तापांतर है, ताप का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो भी समय के साथ साथ लगातार घटता जाएगा। तो या तो चाहे ताप ले लो और चाहे तापांतर ले लो, तो याद भी रहेगा ताप तापांतर दोनों के ग्राफ ही समय के साथ गिरते हुए आएंगे और ये आपके बढ़ते हुए आएंगे। अब इसमें एक ग्राफ और आता है, और एक ग्राफ जो आता है वो अलग से इस न्यूटन का जो शीतलन का नियम है, इस न्यूटन के शीतलन के नियम में ये जो ग्राफ है, ये डेरिवेशन में जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक ग्राफ आता है लॉग तापांतर। लॉग तापांतर का मतलब T माइनस T0 तापांतर ही, और समय के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है। और ये ग्राफ एक सरल रेखा आती है, लेकिन ग्राफ चूंकि ऐसे गिर रहा है तो ऋणात्मक प्रवणता, तो सरल रेखा एवं ऋणात्मक प्रवणता का, ऋणात्मक ढाल का एक ग्राफ आता है। तो ये भी शीतलन के नियम में याद रहे कि लॉग तापांतर T माइनस T0 और समय के बीच में जो ग्राफ आता है वो सरल रेखा ऋणात्मक प्रवणता के रूप में ग्राफ यहाँ पर आता है। तो ये आपके एक ग्राफ ये भी है। तो ये भी आपको न्यूटन के शीतलन के नियम में सभी ग्राफ का पता होना चाहिए। तो आज हमने जो बिंदु पढ़े हैं, इन बिंदुओं के अंदर मैंने आपको विभिन्न प्रकार की बातें बताई है। एक तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि कैसे वस्तुओं को गर्म करने पर उनके रंग बदलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ठंडे होने की दर किन किन पर निर्भर करती है, और उसी में एक कंटिन्यू टॉपिक लिया है और वो है न्यूटन के शीतलन का नियम। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसको आपने पूरा एक बार देख लिया तो अच्छे से आपके दिमाग में डिजाइन हो गया। और मैंने इसके न्यूमेरिकल्स में बताए थे, दो ही सूत्र होते हैं। जो सेकंड सूत्र है T1 माइनस T2 बटे T बराबर K T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0, इस पर इस बार भी लेक्चर 2020 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था। वही समीकरण आपको दो बार अप्लाई करनी है, समीकरण 1 समीकरण 2 वही भाग देना है। इस बार परिवेश का ताप पूछा था, अर्थात T0 पूछा था। तो कुल मिला के सवाल वही है, आपके सूत्र वही होते हैं, बस उनके पूछने के अंदर कोई चीज देता है, कोई चीज को छुपा लेता है, तो उसके अनुसार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।